हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप लोग देख रहे हैं डिकोड आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं ये स्पेक्ट्रम की जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है उसका ही पीडीएफ है ये। और इस स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री को अंदर इस किताब के अंदर एक बहुत ही सुंदर तरीके से हर चैप्टर के अंदर एक समरी दी हुई है। हम लोग उस समरी को चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करेंगे ताकि एक चेन ऑफ इवेंट्स हमारे दिमाग में फीड होता रहे, बैठ जाए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं इस चीज़ को। आई होप कि ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स को प्रीलिम्स से पहले बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। दोस्तों, हम लोग शुरू कर रहे हैं कि ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म कैसे हुई। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये नेशनलिज्म क्या है। नेशनलिज्म क्या है? देखिए दोस्तों, नेशनलिज्म इज नथिंग बट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। किसी भी देश से अपना लगाव को महसूस करना कि ये मेरा देश है, ये मेरा है, ये जो मेरा फैक्टर है, ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग, आई बिलोंग टू दिस स्टेट, ये बिलोंगिंगनेस जो है ये नेशनलिज्म है। तो हमारे देश में हमारे देशवासियों को ये नेशनलिज्म की ग्रोथ, द फैक्टर्स बेस्ड ऑन विच द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म बिगैन, हमें ये समझना है। ज़रा सोच के देखिए, जब 1857 की रिवोल्ट हुई थी, तो जो रिवोल्ट हुई थी, हाँ बिल्कुल सही बात है कि वो रिवोल्ट जो है वो ब्रिटेन के खिलाफ थी, बिल्कुल। लेकिन क्या वो लड़ाई भारतीयों की थी, भारत को आज़ाद करने के लिए थी, या अपने अपने पर्सनल लॉसेस के लिए थी? अगर हम इस चीज़ को समझेंगे तो हमें यकीन हो जाएगा कि जो उस समय की लड़ाई थी वो पर्सनल लॉसेस के लिए थी। वो एक विदेशी हुकूमत के लिए थी, जो लोग इनके पर्सनल एजेंडाज को इंटरफेयर कर रहे थे। इंटरफेरेंस हो रही थी हमारे सोशल एस्पेक्ट पे, हमारे कल्चरल एस्पेक्ट पे। लेकिन ये जो इंडियननेस है, दिस वॉज मिसिंग। इसीलिए हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये 1857 की जो रिवोल्ट थी, इस 1857 की रिवोल्ट से हमें एक चीज़ सीखने को मिली, और वो है कि इस रिवोल्ट ने सीड डाला आने वाले नेशनलिज्म का। ये बात बिल्कुल सही होगी। ये भी कहना सही होगा कि इट वॉज द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस इन द सेंस, नॉट इन टर्म्स ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस इन द सेंस हम लोग सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहते थे। हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई भी विदेशी हुकूमत आकर के हमारे ऊपर इस तरीके से हुकूमत चलाए, इस तरह से राज करे जिससे हमारा नुकसान हो। ये मेजर एजेंडा था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जरा पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है। फैक्टर्स इन द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, शुरुआती तौर पर जब अंग्रेज आए थे 1600 में, तो हमारे दिमाग में ये था, हम सब भारतीयों के दिमाग में ये था कि 1600 साल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो एक ट्रेडर बन के आई थी। और हमें यकीन था कि जब ये 1600 से लेकर के 1765 तक आते आते, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, इनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर आ गई, बंगाल को उन्होंने कैप्चर कर लिया, और ये लोग स्लोली पॉलिटिकल और उसके बाद 1818 के बाद स्लोली सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स में इंटरफेयर करने लगे। तब हमें यकीन हो गया कि ये लोग राज करना चाहते हैं, ये लोग रूल करने आए हैं। लेकिन हमें ये पता था कि इनकी जो रूलिंग है, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, इनकी जो लॉज हैं, वो हम लोग के खिलाफ तो जा रही हैं। लेकिन क्या इसलिए जा रही हैं क्योंकि वो हमारा शोषण करना चाहते हैं, या इसलिए जा रही है क्योंकि उन्हें हमारी जो डिमांड्स है वो उनको समझ नहीं आ रही है? तो शुरुआत में हमें लगता था कि हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई है बहुत ही सिविलाइज्ड एक कल्चर है, और वो सिविलाइज्ड कल्चर जो है वो हमें और ज़्यादा सिविलाइज करेगी। लेकिन विद टाइम जब हमने समझ में आ गया कि नहीं, वो लोग सिर्फ यहाँ लूटने आए हैं, इवन द वर्ड लूट ये भी उन्होंने अपने डिक्शनरी में ले लिया है। तो ये भी एक फैक्ट है, फन फैक्ट कह लीजिए आप, कि लूट शब्द भी जो है ये भी उन्होंने चुरा लिया है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी कि हमारी इंटरेस्ट और अंग्रेज़ों की इंटरेस्ट कभी भी सेम नहीं हो सकती। ये कॉन्ट्रडिक्शन बाय नेचर है। इसके अलावा पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, एक चीज़ इन्होंने बड़ी अच्छी करी, क्योंकि इनको रूल करना था, तो कन्वीनियंस के लिए इन्होंने ये इस यूनिफिकेशन पे, पूरे कंट्री के यूनिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया। पूरे इंडिया में सबसे पहले तो इन्होंने एक बॉर्डर बनाया, बॉर्डर की ड्राइंग करी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो भी लॉज बनते थे वो यूनिफॉर्मली पूरे भारत में अप्लाई होते थे। तीसरी चीज़ ये थी कि उन्होंने ICS बनाया था, ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज है। ठीक है दोस्तों, चौथी चीज़ यह है कि उन्होंने एक और चीज़ करी अच्छी बढ़िया, वो है रेलवेज। इन सब और भी कई सारी चीज़ें करी, लेकिन ये जो 4-5 मेजर चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इन सब से भारत के अंदर एक यूनिफिकेशन हो गया। भारत बहुत ही बड़ा देश है दोस्तों, जोग्राफिकली भी अगर आप देखें तो भारत बहुत ही बड़ा देश है। एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सेम लॉज चल रहे हैं, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सेम सिचुएशन है, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सेम सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं। रेलवेज जो है वो एक कोने से दूसरे कोने को कनेक्ट कर रही है। इससे क्या होता है कि लोगों का एक दूसरे से मिलना, लोगों का एक दूसरे के बारे में जानना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, दे यूज्ड टू ट्रैवल।
हमें समझ में आने लगा था कि कोई एक पार्ट ऐसा नहीं है जो अंग्रेजों से पीड़ित है। गुजरात भी पीड़ित है, बंबई भी पीड़ित है, बंगाल भी पीड़ित है, यूपी भी पीड़ित है, सब लोग पीड़ित है। ये चीज हम लोगों को आगे चल के एक कॉमन पॉलिटिकल आइडिया या एक कॉमन पॉलिटिकल रादर आइडेंटिटी को बनाने में बहुत मदद करती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न थॉट, इसने हमारी इस तरह से मदद करी कि हमारे अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है जैसे नेशनलिज्म, जो कॉन्सेप्ट है जैसे डेमोक्रेसी, जो कॉन्सेप्ट है जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब कॉन्सेप्ट जो है ये हम लोगों ने सीखा बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न थॉट्स एंड एजुकेशन। ये भी हमारे लिए बहुत मददगार साबित होगी। अगर आप इन दोनों को मिला लेंगे, कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी और इस तरीके की वेस्टर्न थॉट्स को, तो हम लोग समझ पाएंगे कि ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेंगी आने वाले ग्रोथ ऑफ द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में। क्योंकि इवेंचुअली हम लोग यही चीजें चाहेंगे, हम लोग नेशनलिज्म चाहेंगे, हम लोग डेमोक्रेसी चाहेंगे, हम लोग लिबर्टी और इक्वालिटी चाहेंगे। किनसे? अंग्रेजों से। क्यों चाहेंगे? क्योंकि हमारी कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऐसी है कि हमें ये सारी चीजें नहीं दी जा रही थी, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। समझ पा रहे हैं दोस्तों? नेक्स्ट जो है वो है रोल ऑफ प्रेस और लिटरेचर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया बनकर सामने आई। इसने और ज्यादा इंफॉर्मेशन को फैलाया, इसने पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करी, इन्होंने पब्लिक ओपिनियन बनाया, इसने पब्लिक अवेयरनेस पैदा करी। ये जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है ये बहुत ज्यादा जरूरी था उस समय, तो पॉलिटिकल अवेयरनेस का काम जो है इन्होंने करा। इसके अलावा रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट, एक चीज तो तय थी कि उन्हें लगता था कि वो लोग यहां आए हैं हमें सिविलाइज बनाने के लिए। ये उनके ऊपर एक दायित्व दिया गया है। ये दायित्व कोई दिया नहीं, उसने खुद लिया है, लेकिन ये दायित्व उन्होंने लिया है कि वो हमारे देश में सिविलाइजेशन लाएंगे। ये इनका ये मानना था कि भारत जो है वो एक बारबैरिक कंट्री है, इसमें बहुत तरीके के सोशल एविल्स हैं, इनको ठीक करने के लिए ही ये लोग यहां पे आए हैं। दैट वाज द व्हाइट मैन्स बर्डन। लेकिन हम लोगों ने जब पुरानी हिस्टोरिकल रिसर्चेस हम लोगों ने फिर से देखे, हमारे पास्ट के बारे में फिर से देखा, बहुत सारे थिंकर्स, बहुत सारे लीडर्स हमारे आए जिन्होंने हमें ये फिर से सिखाया, आवाम को सिखाया कि देखिए अगर हमारी सिविलाइजेशन की अगर बात करते हैं सिंस ऋग्वेदिक टाइम्स, हम उनसे काफी ज्यादा सिविलाइज हैं। जब वो बोलना लिखना नहीं जानते थे तब हम लोग ऋग्वेद का पाठ पढ़ते थे। ये इससे हमारी सेल्फ मोटिवेशन हमें मिला, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत बड़ा बूस्ट मिला कि हम उनसे पिछड़े हुए नहीं हैं। और अगर आप लड़ाई से पहले अपने आप को पिछड़ा हुआ समझेंगे, कमजोर समझेंगे, तो आप लड़ाई जीत ही नहीं सकते। तो ये मोरल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मोरली हमें बहुत स्ट्रांग बनाया, टू रेज द स्ट्रगल फॉर नेशनलिज्म। इसके अलावा राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले करा, क्योंकि ये वो लोग थे जो मोबिलाइज कर रहे थे, ये वो लोग थे जो पॉलिटिकल अवेयरनेस फैला रहे थे, ये वो लोग थे जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन के थ्रू से नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, इन चीजों का पाठ पढ़ा था और ये आगे और फ्लरिश कर रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया ने उस समय प्लेस किया था। इसके अलावा इंपैक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स वर्ल्ड वाइड, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स उस समय हो रही थी जहां पे ये देखा जा रहा था कि वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो हार रही थी। तो यहां से एक चीज साबित हुई कि जो भी हमारे दिमाग में ये फीड किया गया था, जो भी हमारे दिमाग में ये पॉलिटिकल कंडीशनिंग करी गई थी, इसको याद रखिएगा, द वर्ड इज पॉलिटिकल कंडीशनिंग। पॉलिटिकल कंडीशनिंग कुछ इस तरह से की गई थी कि वेस्टर्न कंट्रीज को कॉलोनियल पावर्स को हराना नामुमकिन है, लेकिन वर्ल्ड वाइड उस समय कुछ ऐसे मूवमेंट चल रही थी जो डायरेक्टली उनको चैलेंज कर रही थी और अच्छे तरीके से चैलेंज कर रही थी। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? अगर इथियोपिया हरा सकता है तो हम क्यों नहीं? इस तरीके की चीजें सामने आई थी। इसके अलावा हमारे अंदर जो गुस्सा था, जो रिएक्शनरी पॉलिसीज अंग्रेज लाए थे, उससे हम लोग बहुत ज्यादा नाखुश थे। उनकी रिएक्शनरी पॉलिसीज, उनकी रेशियल एरोगेंस, ये हमें और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो हमने स्लोली जो है पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाने लगे, पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाने लगी, और ऑल ऑफ देम मोस्टली लेड बाय द मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया। जैसे यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई होगी, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये यहां से एमसीक्यू बन सकता है दोस्तों, यहां से एमसीक्यू बन सकता है। 1836 में बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा बनाई गई, जमींदारी एसोसिएशन और लैंडलॉर्ड्स सोसाइटी ये बनाई गई, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, 1851 ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इन सब के फाउंडर्स का नाम पूछ सकते हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1870 में पूना सार्वजनिक सभा, 1875 इंडियन लीग, 1876 इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, 1885 बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, 1884 मद्रास महाजन सभा। इन सब रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस के बाद हम लोगों को बहुत सारा सीखने को मिला, बहुत कुछ हम लोग जानने को मिला, हमें किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस को बनाना है उसको समझ आई, और फिर हम लोगों ने इवेंचुअली इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि एक ऑल इंडिया बॉडी की तरह सामने आई, ये हम लोग का लेटर स्टेज में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे, और वो है द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन एंड द मॉडरेट फेज। इसकी समरी को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लग रहा है, अगर आपको इस तरह की रिविजन अच्छी लग रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।